नींद हराम कर रखी थी, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल और डीजल की कीमत का था। चुनावी साल में तेल की कीमतों में जो आग लगी हुई थी, उससे कांग्रेस की चुनावी उम्मीदें जलकर राख हो गईं। अब एक बार फिर चुनावी साल शुरू हो चुका है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू होती जा रही हैं। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम 2013 का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर की तरफ बढ़ चला है। डीजल भी 70 रुपए प्रति लीटर का बैरियर या तो तोड़ चुका है या फिर तोड़ने की तरफ है। मुंबई में तो पेट्रोल 84 रुपए के पार चला गया है। जनता त्राही करने लगी है। पेट्रोल में आम जनता सभी को, जैसे अब सैलरीड हम लोग हैं, तो आने जाने के जहां 1000 रुपए मंथली एक्सपेंडिचर होता था, अब वहां डबल हो गया 15। इससे फर्क तो बहुत पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। कार तो ठीक है, पर पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत की बात है। बहुत ज्यादा है, आम पब्लिक के लिए बहुत समस्या है। गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ पे टैक्स कम करने चाहिए। प्राइस इंक्रीज तो बहुत ज्यादा हो रही है, और जबकि ये ठीक नहीं है, बिकॉज हमारा सोर्स ऑफ इनकम और अर्निंग उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो काफी लगता है कि पेट्रोल के दामों में जो है बढ़ोतरी, वो मतलब बिल्कुल वाजिब और ठीक नहीं है। सर बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। जब से मोदी सरकार आई है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उनके टाइम में इतना, कांग्रेस के टाइम में इतना तेल नहीं कभी भी बढ़ा। काम धंधे पे फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन अब इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमको बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी। वापस वही समय आएगा दोबारा। सही कह रहे सर, सही कह रहे। बहुत ज्यादा रेट है और गरीब जनता से लेके सभी लोग परेशान हैं इससे। और अभी कर्नाटक चुनाव के चलते जो है इन्होंने नहीं बढ़ाया था। कहीं न कहीं लोगों में सोशल अनरेस्ट है। कहां 8 रुपए लीटर एक्साइज पड़ती थी, कहां 24 रुपए लीटर एक्साइज पड़ रही है। वो पैसा मोदी सरकार कहां खा गई, ये जरा बता दें। सरकार एक हफ्ते हवा ली, सरकार है हवा में बात करती है बस सर। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये भी एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़े। पेट्रोल हमें भराना है, और ये है कि अगर ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं तो फिर हम कम गाड़ी चलाएंगे। और जो है, क्योंकि हमें घर भी तो चलाना है उसी पैसे से। पेट्रोल डीजल के दाम के लिए जो कल तक सरकार को कोसते थे, वो अब सत्ता में हैं और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी ही कुछ करेंगे। महंगे तेल के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि 2013 में जब पेट्रोल महंगा हुआ था, तब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $111 प्रति बैरल के पार था। आज कच्चे तेल की कीमत $76 से $78 प्रति बैरल तक पहुंची है। फिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बयान दिए थे, धरना किया था, आंदोलन किया था जब 50-55 रुपए तेल का भाव था। आज जब 80 से ऊपर गया है, और खास करके मध्य प्रदेश में जब सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है। सबसे महंगा पेट्रोल इंदौर में और बंबई में। ये हालात आज जनता किस प्रकार पिस रही है। पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत जब वो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की उम्र के बराबर हो गई है, और उन्होंने कहा ये भी कि इन कीमतों का बाकी चीजों पे असर हो रहा है, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आज किसकी उम्र के बराबर ये कीमतें आ गई हैं। दाम बढ़ोतरी हो रही है डीजल और पेट्रोल की। इससे जो सामान इधर उधर ले जाया जाता है, जो व्यापार होता है, उस पर असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, गरीब जनता पिसेगी, और आने वाले दिन जनता के लिए बहुत परेशानी के होने वाले हैं। सरकार की नीतियां महंगाई को बढ़ा रही हैं। जो इस तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उनका दाम सिर्फ सरकार के चाहने से कंट्रोल नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मार्केट का मामला है, वहां से कंट्रोल होता है। कई बार दाम बढ़ता है तो कई बार दाम घटता भी है, तो कंट्रोल वहां से होता है। इसलिए उस पर सरकार चुनाव के चलते कभी बढ़ा देती है, घटा देती है, या आरोप पूर्णतः गलत है। तो सरकार में मंत्री कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। जब विपक्ष में थे तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें समझ में नहीं आती थी। लोगों से पूछते थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, रैलियों में होता था। अब अपनी बारी आई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात हो रही है, और इसीलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। आखिर ये कीमत कम कैसे होगी,
और मोदी सरकार इसको कम क्यों नहीं कर पा रही। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद पैनली जुड़ रहे हैं, एक्स एसडीएम हैं ओएनजीसी के। हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, और साथ ही सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, दर्शकों के लिए थोड़ा समझाइए कि इसमें कितना किरदार सरकार का है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो आसमान छू रही है, और कितना किरदार बाजार का है। इसमें सबसे बड़ा अहम जो है मुद्दा जो प्राइस जो बनती है उसमें, हाँ इंटरनेशनल का तो है किरदार, परंतु सरकार का किरदार ये है कि टैक्सेशन जो सिस्टम एक्साइज और वैट है वो मोर देन जो है 50% है। तो मोर देन जो है 50% अगर आपने एक्साइज और वो लगा रखा टैक्सेशन है तो प्राइस तो डबल हो ही जाएगी। तो सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, परंतु ये इंटरनेशनल तो अभी बढ़ा है ना। ये 14 से 16 के बीच में क्या था, सबसे कम प्राइसेस थी। नहीं तो अभी सर, इंटरनेशनल से भी जब हम तुलना करेंगे तो मोदी सरकार ने आने के पहले जब सवाल उठाए थे कि 72 रुपए 74 रुपए पेट्रोल क्यों बिक रहा है मनमोहन सरकार में, तब इंटरनेशनल बाजार में कीमत जो है वो $111 प्रति बैरल की थी। अब वो घट के $60-65 प्रति बैरल भी है, 40 तक आई थी, 40 तक भी आई थी 2016 में, और अभी जो है वो $60-65 प्रति बैरल भी है, तो भी आप मनमोहन सरकार से ज्यादा की कीमत पर बेच रहे हैं। तो ये जो गणित है ये लोग समझ नहीं पा रहे। तब भी तो टैक्स उतना ही लगता था सर मनमोहन सरकार में, थोड़ा और बड़ा ही होगा। नहीं, उसमें मेरा ये कहना था कि पिछले टाइम इसमें सब्सिडी होती थी, तो गवर्नमेंट जो प्राइस हाइक होता था कि जब बड़े हाईएस्ट थे प्राइस राइज, तो गवर्नमेंट उस जो है पोर्शन को सब्सिडाइज करके ये नेशनल ऑयल कंपनी को दे देती थी, और वो बोर्ड जो है गवर्नमेंट ले लेती थी। जब से वो सब्सिडी हटा दी तो ये इसमें टैक्सेशन तो उतना ही था, बल्कि ये जो बढ़ता गया, परंतु वो जो प्राइस जो मार्केट से इंटरनेशनल से जो वो प्राइस जो है कम हुआ, उसका बेनिफिट नहीं किया गवर्नमेंट। ठीक है, मुझे एक चीज और समझा दीजिए इससे पहले कि मैं एनके सिंह साहब पर आऊं, कि क्या तेल कंपनियां, हमने मनमोहन सरकार के वक्त लगातार सुना कि तेल कंपनियां घाटे में हैं, नुकसान में हैं, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार शुरू में आई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि इन कंपनियों को रिकवर करने का मौका दिया जाए। क्या आज 4 साल बाद भी, मोदी सरकार के आने के बाद, क्या तेल कंपनियां आज की तारीख में नुकसान में हैं, फायदे में हैं, या ठीक ठीक स्थिति में हैं? सारी तेल कंपनियां जो डाउन स्ट्रीम आईओसी से भी वो सारे फायदे में, उनको सारा पैसा मिलता है। ठीक है, एनके सिंह साहब, कंपनियां फायदे में हैं, सरकार टैक्स वसूल रही है, मिडिल क्लास की कमर टूट रही है। मोदी सरकार इसी तेल को मुद्दा बनाकर 2013 में मनमोहन सरकार को घेरती थी। आपके हिसाब से बाजार और सरकार में से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है, ये प्रजातंत्र है। आपने अभी जितने भी बाइट्स दिखाए वो अर्बन मिडिल क्लास के थे, लोअर मिडिल क्लास या अर्बन मिडिल क्लास के थे। अगर ये नाराज हो गया तो ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, इलेक्शन आपके सर पे है, 1 साल रह गया है। ऐसे में, और ये जो स्नोबॉलिंग इफेक्ट इसका ये होगा कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, लिहाजा टमाटर महंगा होगा, लिहाजा आलू महंगा होगा, और कुल मिला के आपका जो प्राइस इंडेक्स है उसमें जनता के खिलाफ वो चला जाएगा, प्राइजेस शूट अप करेंगी। ऐसे में आपको पहला काम तो ये करना था कि इमीडिएटली सब्सिडी शुरू करें। आपने 3 साल लगातार वो सब्सिडी कम करके जम के पैसा कमाया, इससे 50% टैक्सेशन एड वैलोरम, अगर आप समझ सकते हैं कि कितना आपको रेवेन्यू मिला है। इसके बावजूद आप ये भी दावा कर सकते हैं कि साहब वो डेवलपमेंट में खर्चा किया, तो क्या दूसरी सरकारें नहीं करती थी? तो मुझे लगता है कि आपके पास अनटेनेबल पोजीशन है, आपको इमीडिएटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन से ज्यादा इस कॉस्ट को इमीडिएटली कम करना पड़ेगा। या तो सब्सिडी से करें, या इनके जो आपके, ये तर्क भी नहीं चल सकता कि तेल कंपनियां नुकसान में हैं। नहीं, तेल कंपनियां नुकसान में 4 साल हो गया। हाँ। लगातार तेल कंपनियां जो ब्रिज था, गैप अब तो फायदे में सर के एक बड़ा प्लेटू आया जिसमें कि $40 से $60 पर बैरल का लंबा पीरियड रहा। तब भी आपने पेट्रोल जनता को तो नहीं कम किया, जनता को नहीं कम किया, ये कह के कि साहब हमारा फिस्कल डेफिसिट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ये कह के आप टैक्स वगैरह वसूलते रहे, सब्सिडी नहीं दी आपने। तो आज आपके लिए ये चैलेंज बड़ा है, पॉलिटिकली ये चैलेंज इतना बड़ा है। आप गौर करें, कर्नाटक जैसे ही इलेक्शन शाम को खत्म होता है, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और देखिए, कहा यह जाता है कि तेल कंपनियां दाम तय करती हैं, लेकिन वो तेल कंपनियां भी चुनाव को देखते हुए 19 दिन तक दाम नहीं बढ़ाती। बिल्कुल, और जैसे चुनाव के रिजल्ट आते हैं उसके बाद से दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जरा समझाइए हमें,
मोदी सरकार 2013 में नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में कहते थे मनमोहन सिंह जो कर रहे हैं वो गलत है। आज आपके नेता बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दे रहे हैं। ये तेल की कीमतों में आग क्यों लगी है और सरकार कुछ क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, सबसे पहली बात कि किसी समस्या को आपको समझना चाहिए। अभी जो आपके पैनलिस्ट ने कहा कि पहले सब्सिडी देती थी यूपीए सरकार, और वो देखिए वो सब्सिडी कैसे देती थी। वो केवल तेल कंपनियों को उन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए, बजट से पैसा नहीं दिया। उनको कह दिया कि फ्यूचर आपके रेवेन्यू से ये आपको ये लॉस पूरा करना है। तो एक तरह का जो आर्थिक फ्रॉड किया था यूपीए सरकार ने, सब्सिडी दी, रेट को कम रखा आर्टिफिशियली, लेकिन उन कंपनियों को केवल ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए कि आप फ्यूचर में जो आपकी रेवेन्यू आएगी उससे इसको मीट आउट करिए। सरकार ने उनको कोई पैसा नहीं दिया और जाते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म उन्होंने लागू कर दिया। तो आज जो स्थिति है वो अर्थशास्त्रियों के हिसाब से हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट फोर्सेस के ऊपर इसको फ्री कर दिया है, न हिडन सब्सिडी दे रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरा एक आपका जो प्रश्न आता है, क्या सरकार ने टैक्स पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ाया है? हाँ बढ़ाया है, लेकिन ओवरऑल जब कहते हैं कि 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया है सरकार ने, वो 4 साल के अंदर किया है। और अल्टीमेटली हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर कम किया है। 25 से 30% थे बाकी सारे प्रोडक्ट पे, जीएसटी के अंदर उसको कम किया। अल्टीमेटली सरकार का जो सर, एक मिनट सर, मुझे ये बताइए सर, आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपने जीएसटी में जिन चीजों पर से टैक्स अगर कम कर दिया, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं खरीदने जाऊंगा या नहीं खरीदने जाऊंगा। लेकिन पेट्रोल हर आदमी भरवा रहा है, डीजल हर आदमी भरवा रहा है, और जिस ट्रक में डीजल भर रहा है उससे जो सामान आ रहा है उससे हर आदमी प्रभावित हो रहा है। तो वहां उसका तर्क मत दीजिए, किसान तक प्रभावित हो रहा है। मुझे ये बताइए कि आप जो ये आंकड़े जो गणित समझा रहे हैं कि तेल कंपनियों के साथ क्या धोखा किया, ये मोदी जी रैली में तो नहीं समझाते थे। वो कहते थे कि तेल की कीमत 75 रुपए कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मित्रों, और उसके बाद जवाब मिलता था। आज क्यों नहीं कम हो रही? जीएसटी में देखिए कम करेंगे, इसका कब करेंगे सर? रिकॉर्ड टूट गया, अब कब कम करेंगे? जीएसटी डिबेट करनी पड़ रही है। मोदी जी तो इसीलिए आए थे कि कम करेंगे, हम डिबेट कर रहे हैं। इलेक्शन नजदीक आएगा तब करेंगे क्या? नहीं सुनिए, नहीं देखिए, वोट खरीदने के लिए कम करने वाली बात आप करना चाहते हो तो यह कोई वैसी स्थिति हम नहीं लाते। देखिए, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी है और उसको जीएसटी के अंडर, ये महत्वपूर्ण है कि जीएसटी के अंदर लाके इसे कम कर। जो स्टेट के टैक्स है वो एड वैलोरम परसेंटेज बेसिस पे, जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं उनके टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। सुनिए, मुझे थोड़ा आंकड़े रखने दीजिए। गोपाल जी मेरी बात सुनिए। गोपाल जी, 2003 में $28 प्रति बैरल थी तेल की कीमत, और जो हमें मिलता था वो 29 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था। 2013-14 में बढ़ते बढ़ते $109 प्रति बैरल तक गया और हमें मिलने लगा पेट्रोल 73 रुपए के आसपास। आप लोगों ने बड़ा मुद्दा बनाया। आपके हर मंत्री, आपके जो आज मंत्री बने हैं, हर नेता का बयान निकाल के चलाने बैठूंगा तो 1.5 घंटे का शो उसी पे चला जाएगा। अभी आपके समय में 2014 में $96 से घटकर $64 तक आ गया और बीच में $40 प्रति बैरल भी गया। फिर भी कीमत जो है वो 73 से बढ़कर 76 रुपए है। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना फर्क है, यहां क्यों कम नहीं हो पा रहा? बता तो रहे कि इसमें बहुत बड़ा परसेंटेज टैक्स का कंपोनेंट भी होता है। इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ स्टेट का एड वैलोरम जो टैक्सेशन वैट के अंदर है, उसमें जैसे जैसे प्राइस पता, अगर मान लो 30% प्राइस पे टैक्स ले रहे हैं वो जो बेसिक प्राइस बढ़ेगा तो वो टैक्स का रेशो बढ़ता जा रहा है। तो यह जीएसटी के अंदर ला रहा है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। नया क्या है मुझे ये समझाइए। आप तो फिर आप पहले कह देते ना सर, तो वोट मांग रहे थे 2013 में तो कह देते कि हमसे भी नहीं हो पाएगा, हम सिर्फ आपसे झूठ कह रहे हैं। ये क्यों नहीं कहा तब? आज जो आप गणित समझा रहे हैं वो तभी समझा देते। नहीं तो जब आप नहीं गणित नहीं समझा रहे, पूरा अर्थव्यवस्था का हालत यह है कि सरकार की टोटल रेवेन्यू को आपको
बराबर रखना है। आप स्टेट को ज्यादा रिसोर्सेज दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खर्च कर रहे हो। अरे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने के लिए सब मिडिल क्लास से लीजिएगा क्या सर? उधर आप जो है टैक्स में छूट का स्लैब नहीं बढ़ा रहे, आप जीएसटी जो ले रहे हैं वो ले ही रहे हैं, उसके अलावा आप सेस लेते हैं वो लेते ही लेते हैं, और पेट्रोल की कीमत आप 80 रुपए तक पहुंच गया और मुंबई में तो 85 रुपए है। मुझे ये बताइए ना सर, फिर देखिए ये तर्क मत दीजिए, मुझे ये बताइए मोदी जी ने 2013 में रैली में खड़े होकर क्यों कहा कि हम घटा देंगे? तब कहते कि हम 80 ले जाएंगे और देश का विकास करेंगे। नहीं, ये 80 क्यों? ये जो इंटरनेशनल प्राइजेज है वो क्या पता है कि 80 होगा? अभी कल जो ईरान डील फेल हुई है इसके कारण। अरे यूपीए तो $111 प्रति बैरल में 73 रुपए पे बेच रही थी, आप $60 प्रति बैरल में 76 रुपए 78 रुपए बेच रहे हैं। तो उन्होंने अर्थव्यवस्था का क्या हाल कर दिया था? अरे सर, आप सब्सिडी एनके सिंह साहब मुझे ये बताइए सब्सिडी कि ये बात कि अर्थव्यवस्था का उन्होंने क्या हाल कर दिया, ये उस आम आदमी को क्या समझ में आएगा जो पेट्रोल पंप पे जाता है और जिसने वो रैलियां सुनी थी नरेंद्र मोदी की और बीजेपी के दूसरे नेताओं की? ये सुशांत, पॉलिटिक्स में कई बार जब आप सत्ता में होते हैं तो ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें आप इनडिफेंसिबल होते हैं, आपके पास लॉजिक नहीं होता है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए। समझेंगे तो फिर क्या होगा? लॉजिक की बात सर, मैं आपके हर तर्क को समझता, बात आप कर रहे हैं, मैं आपके हर तर्क को समझता आर्थिक विश्लेषण के तौर पे, लेकिन जब आपने रैलियों में आर्थिक विश्लेषण नहीं किया, आपने पूछा क्या कीमत कम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मित्रों, और उधर से जवाब आया हां, और आपको वोट मिले भर भर के, और अब आप आर्थिक विश्लेषण समझाने लगे, तो ये नहीं चलेगा ना सर, ये आम आदमी के साथ धोखा है। इसमें सुशांत देखिए, नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं कम होनी चाहिए। होनी चाहिए? अरे आप सरकार में किससे करवाएंगे? आप कह रहे होनी चाहिए, सरकार में आप हैं, करेगा कौन? आपके मंत्री कह रहे हैं कि हम रास्ता ढूंढेंगे, मतलब उनके पास रास्ता है ही नहीं, अभी वो ढूंढने निकलेंगे। नहीं, रास्ता है, जीएसटी का जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा इसको हम जीएसटी में ले आएंगे। प्रदेश सरकारों को वैट कम करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। वो एड वैलोरम मतलब 1 साल बैठे रहे, वो बहुत गलत है। 1 साल अभी बैठे रहे। बहुत सारा मुझे एक बात बताइए, क्या अभी फौरी तौर पर सरकार क्या कर सकती थी कि ये तेल की कीमतें कम हो जाती? सर, इसमें सबसे सिंपल बात है कि एक्साइज ड्यूटी खर्च से कम कर देती, तो अभी कम हो जाए। एक्साइज ड्यूटी देखिए अभी कितना है दिल्ली का? अगर एक बेसिक प्राइस में 26% तो एक्साइज ड्यूटी है और 21% वैट है। तो वैट लगभग 50% ये है, और वैट भी स्टेट गवर्नमेंट बोलती है, सारी स्टेट गवर्नमेंट 80% तो जो है सेंटर की एफिलेटेड है, सेंटर की जो एफिलेटेड है, तो उसमें दिक्कत क्या करने में? एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए, अभी कम हो जाएगी, और स्टेट का परसेंटेज पे है। तो सर स्टेट भी तो क्या है, सेंटर के ही तो है, ठीक है, बीजेपी हम ही लोग तो हैं उसमें। सेंटर का मेरा सोल्यूशन सर, मैं कह रहा हूँ 48 पैसे तो एक्साइज ड्यूटी है, डीलर कमीशन 3 रुपए 62 पैसे है जो हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और वैट जो है वो 16 रुपए 27 पैसे के है, और जो पूरा पेट्रोल की कीमत आती है वो 76 रुपए 53 पैसे की आती है। आप लोग जो गिनाते हैं सर कि हम लोग जो है पूरे देश को कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं और भगवा रंग में रंग रहे हैं, सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कम कराइए, क्यों नहीं कराते हैं? आप ही की गवर्नमेंट है 23 राज्यों में। सोल्यूशन द प्रॉब्लम। बिल्कुल, हमारे 4 प्रदेशों ने कम किया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात। मुंबई में सर 84 रुपए कम किया था, मुंबई में 84 रुपए है, हाईएस्ट है 84 रुपए। सर इसका सोल्यूशन हम बता सकता हूँ? बिल्कुल, तो लेकिन टैक्सेस 2 चीज समझ नहीं सर, जीएसटी के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। गोपाल जी छोड़िए, आप नहीं है आप लोग के पास सोल्यूशन। मुझे इतना दुख हो रहा है जब मैं वो पुराने बाइट सुनता हूं ना, जिसमें आप लोग जो लोगों से पूछते थे और बताते थे कि मनमोहन सरकार क्या कर रही है, और आज आप गणित समझा रहे हैं। मतलब लगता है लोगों के साथ धोखा हुआ। जब लोगों से बात कीजिए तो लोग कहते हैं मोदी जी तो बोले थे, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, उनको बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा है। खान साहब, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा क्योंकि आपको समय दे सकूं। मुझे विनोद जी ये समझाइए कि एक तो हो क्या सकता है और सरकार कर क्यों नहीं पा रही वो? सर, आज के पेपर में ऑनरेबल मिनिस्टर पेट्रोलियम ने कहा कि अगर प्राइस ऐसी बढ़ती रही तो उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम उसमें ड्यूटी कट करें इमीडिएटली, अदरवाइज और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। या फिर हम दें सब्सिडी, तो सब्सिडी से तो अच्छा ये है कि हम उसकी एक्साइज ड्यूटी कम कर दें, ठीक है, तो जो इमीडिएट स्टॉप हो जाएगा। कि सरकार को भी ये दिखता होगा
कि इस पर हमसे सवाल हो रहे हैं, इतना हंगामा हो रहा है, तो सरकार को वो ड्यूटी कट करने में कहां दिक्कत है? नहीं, उसमें तो सुशांत दिक्कत ये है कि आप कितना सेंसिटिव हैं, आपको क्या डर लग रहा है कि नहीं कि जनता इससे नाराज होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि डर ही नहीं है अभी? हाँ, अभी नहीं है। गोपाल जी जो डिफेंस दे रहे हैं, कई बार होता है कि स्पोक्स पर्सन की अपनी प्रॉब्लम होती है, वो डिफेंसलेस होता है, लेकिन उसको कुछ कहना होता है। यहां पे ये सिचुएशन जनता नाराज हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि इसके बाद खरीफ का सोइंग शुरू होगा, खरीफ की रोपाई शुरू होगी और उस समय डीजल की जरूरत होगी, किसान जबरदस्त नाराज होगा। तो मुझे लगता है कि सेंसिटिव अभी नहीं हुई है, 2-4 दिन हम लोग ऐसे ही अगर स्टूडियो डिस्कशन करते रहे तब सरकार के समझ में आएगा। ड्यूटी जरूर कट करनी पड़ेगी, यही एक सॉल्यूशन है। या आप इमीडिएटली, अच्छा एक तरफ तो आप कहते हैं कि नोटबंदी के साथ हमारे 27% हमारे बास्केट में टैक्स नेट में लोग आ गए, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो जब उधर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कितना रेवेन्यू सरकार सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी या पब्लिक का भी सोचेगी? है कि क्या तेल कंपनियां फायदे में, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे बैंक अकाउंट का कोई सोचेगा क्या? ये सवाल है। और सर, मैं खान साहब ब्रेक के बाद आपके पास भी आऊंगा और दर्शक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ब्रेक के बाद हम ये सवाल भी पूछने वाले हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 66 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, हमसे भी ज्यादा, हमसे भी कम कीमत में। श्रीलंका में 49 रुपए 60 पैसे है, बांग्लादेश में 68 रुपए है, पाकिस्तान में 50 रुपए है और भारत में 76 रुपए। और इनमें से कुछ देश रिफाइनरी नहीं, कुछ देशों में तो हम सप्लाई करते हैं, तब ये हालत है। क्यों? मोदी सरकार क्या कर रही है? हम एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर लौटेंगे। PolicyBazaar.com पे आपकी कार का इंश्योरेंस सिर्फ 2,200 रुपए में। उनमें से एक ये भी था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल, साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, विनोद पेनली साहब हैं, एक्स एसजीएम हैं ओएनजीसी के, एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। खान साहब, माफी चाहूंगा, आप बाद में जुड़े थे इसलिए मैं आपको बाद में वक्त दे पा रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, उसके लिए कितनी सरकार जिम्मेदार और कितना बाजार जिम्मेदार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा जो सरकार है, इसने ये साबित कर दिया कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आम आदमी के इंटरेस्ट को, उसके फायदे को ये कुर्बान कर देते हैं। जब इलेक्शन होता है तो ये कंट्रोल कर लेते हैं, दाम नहीं बढ़ने देते। जब कर्नाटका का चुनाव होता है या गुजरात में जब चुनाव था तो वोटिंग से 10-12 दिन पहले आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही वोटिंग होती है तो आप उसका दाम बढ़ा देते हैं। तो इलेक्टोरल गेन्स के लिए आप प्राइस कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट और इलेक्टोरल गेन छोड़ें और उस पूरे से कंट्रोल रहने दें। आपने प्राइस राइज के नाम पे, पेट्रोल फ्यूल के प्राइस राइज के नाम पे, पेट्रोल और डीजल के नाम पे एक लाइसेंस्ड लूट करी है पूरे देश में। लाइसेंस्ड लूट 10 लाख करोड़ रुपया पिछले 4 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भाजपा मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के और डिफरेंट टैक्सेस के नाम पे लोगों की, आम आदमी की जेब काट के जमा कर लिया है। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें कि कितनी बड़ी है 4 साल में, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा सुशांत जी कि पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी मई 2014 में 9 रुपए 20 पैसे थी पर लीटर और आज की डेट में 19 रुपए 48 पैसे है। मतलब 211% एक्साइज ड्यूटी मोदी जी ने बढ़ा दी। अगर डीजल पे एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो मई 2014 में 3 रुपए 46 पैसे पर लीटर थी, आज की डेट में 15.33 पैसे पर लीटर है। 15 बात बताइए पैसे है सुलेमान भाई, मतलब 443% बताइए। तो आप लोग तो लोगों को लेकर डिमांड करते हैं कि जीएसटी में लाइए। 21 स्टेट्स में भाजपा की सरकार, मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग लोगों की इस तकलीफ को समझ रहे हैं, संजीदा भी हैं। आपकी सरकार कम जगहों पर है, लेकिन आप लोग इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि आप इनसे बोलिए कि जीएसटी में इसको लाइए? और 23 राज्यों में तो इनकी या इनके गठबंधन की सरकार है, ये वहां पर बड़ी संख्या में है, तो इनको एक्सपोज कीजिए कि अगर वहां नहीं करते हैं तो पब्लिक को पता तो चलेगा कि किसकी वजह से जीएसटी में नहीं आ रही है पेट्रोल की कीमतें। मैं वही सर कहना चाह रहा था। एक बात कह दूं, फिर आपका इसका भी जवाब दूंगा। देखिए, जब हाल है सुशांत जी, ये बहुत ईमानदारी की बात है। ये गोपाल जी कहेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन जो है उसे तो दो भाई। जेबें काट रहे हो, एक्साइज ड्यूटी 200% और 400% बढ़ा रहे हो आप। दूसरी बात, जब $108 पर बैरल था, जब मई 2014 में हमारी सरकार गई है, उस टाइम डीजल 55 रुपए था और पेट्रोल 71 रुपए था।
आज $80 और $82 पर बैरल है इंटरनेशनल मार्केट में, 30% कम है। तब आप दे रहे हैं पेट्रोल 67-68 रुपए और डीजल 77 रुपए के आसपास आप दे रहे हैं। ये तो लूट है बिल्कुल देश के साथ। जहां तक कांग्रेस की सरकारों की बात है, 21-22 राज्यों में भाजपा की सरकार है। ये बिल्कुल कहें, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब ट्वीट करा करते थे कि आम आदमी गोपाल जी, आप लोग इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रहे? सरकार पे डाल, आप लोग तो 23 राज्यों में हैं, आप या आपके गठबंधन की सरकार जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे पेट्रोल और डीजल की कीमत को? गोपाल जी तैयार है। 1 मिनट सर, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। बोलते हम तैयार है, उनको रिस्पॉन्ड करने पार्टी तैयार है जीएसटी के खान साहब, उनको लिए। रिस्पॉन्ड का करने इंतजार कर रही है भाजपा। गोपाल जी, जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे? ये लाइसेंस लूट होती रहेगी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ कर दीजिए। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं आप लोग इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं? 23 राज्यों में तो आप लोग हैं। गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बात और कह लूं, अगर उन्हें आवाज नहीं जा रही हो। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। आ रहा हूं खान साहब, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। एनके सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि बीजेपी 23 राज्यों में अपने गठबंधन के साथ चार नेबरिंग कंट्रीज का मैं बताना। हाँ, मैंने बता दिया सर, ब्रेक के पहले बता दिया था। मुझे ये बताइए कि सरकार में अगर बीजेपी इस वक्त चाहे, एनके सिंह साहब, तो क्या ये एक दिन का काम है जीएसटी के दायरे में इसको लाना? जी हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में आप ला सकते हैं। लेकिन वो चूंकि आप जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट करता है, आपको उसका एडवांटेज लेना है, इसलिए आपने सेग्रीगेट कर दिया है उसको। मेन फंक्शन में, जीएसटी के मेन फंक्शन में नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज इंटरनेशनल प्राइजेस तो आज बढ़ रही है ना, इसके पहले जब घटी हुई थी तो कौन सा आपने जनता को दे दिया? और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का सवाल है, हर सरकारें करती हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि नहीं। और अगर आपने उस समय किया था जब लो कॉस्ट थी, जब इंटरनेशनल मार्केट में लो प्राइस थी, आप ताज्जुब करेंगे 2.5 लाख करोड़ 2 साल में, टोटल करीब 4 लाख करोड़ इससे सेविंग हुई है गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में। आपका बजट 24 लाख करोड़ का होता है, आप हर साल कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ इससे टैक्सेशन में ले लेते हैं। इसके बावजूद आपका ये दावा करना है कि नहीं साहब हम कैसे इसको करें, तो इंटरनेशनल मार्केट जुड़ गए। मुझे लगता है कि सेंसिटिव होना पड़ेगा बीजेपी को। इलेक्शन ईयर है और रिवर्बरेटिंग इफेक्ट है, इससे प्राइजेस आपकी बढ़ने जा रही हैं इसेंशियल कमोडिटी। गोपाल जी, मुझे ये बताइए, आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोग इनसेंसिटिव हैं, लोगों के दर्द को समझ नहीं रहे हैं। क्यों आप लोग जीएसटी के दायरे में इसको नहीं ला रहे? 23 राज्यों में तो आपके गठबंधन की सरकार है, एक दिन का काम है, ले आइए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम तैयार बैठे हैं। देखिए जीएसटी में लाने के पहले इसमें, जैसे आप लोगों के अभी पैनलिस्ट में एनके सिंह जी ने कहा, आप भी कह रहे हैं कि इसमें 1.5-2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, हर साल आ रहा है सरकार को। अल्टीमेटली सरकार को वेरियस स्कीम्स में खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। जीएसटी में अगर इसे ले आते हैं तो हमारा रोड मैप क्या है कि जीएसटी में जब ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा, जिस तरह बढ़ रहा है टैक्स कंप्लायंस से, तो फिर इसको जीएसटी में लाके टैक्स न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद 2 काम कीजिएगा सर। कोई पब्लिक पूछेगी तो मोदी जी को कहिएगा कि वो बताएंगे कि ये 1 साल तक रुकिए, कोई पेट्रोल की कीमत नहीं हम घटाने जा रहे, अभी पहले जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ने दीजिए। और दूसरी बात उनको बोलिएगा, ये भी बताएंगे कि हम लोग इसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे। कांग्रेस, टीएमसी, फलाना ढिमकाना पे आरोप मत लगाइएगा। और ये समझ लीजिए कि इसके बाद जनता का गुस्सा कहां होगा, ये आप समझ सकते हैं। करना तुम्हारे बस की है। मुझे विनोद जी, मुझे एक चीज और समझाइए। 10 महीने तुम्हें खान साहब अभी सुनिए, बहुत अच्छी चीज आपको सुना रहा हूं। खान साहब एक चीज सुनवा रहा हूं आपको और दर्शकों को भी सुनना चाहिए। विनोद जी, मुझे ये बताइए, जो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने 9 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपए कर दी, इससे कितनी कमाई हुई सरकार को? सर मैं ये वाली बात तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि 2014 से 2016 के बीच जो आंकड़े हमारे पास हैं, रफली 2.40 लाख करोड़ रुपीस, करीब 2.5 लाख करोड़ हमने एक्साइज में इससे हमने अर्न किया था, पेट्रोल से। हाँ, एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है, उसका 2.10 लाख जो है करोड़ रुपीस हमने बैंकों को दे दिया एनपीए कराने के लिए। बताइए गोपाल जी, अब इसका जवाब दीजिए। 2 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाए एक्साइज ड्यूटी से, मेरा आपका पैसा था, और 2,10,000 करोड़ दे दिए एनपीए के नाम पर बैंकों को, क्योंकि कुछ लोग पैसा लूट के चले गए और लौटा नहीं रहे। क्यों लूट के भाग गए? कोई नहीं दिया है, ओवर द पीरियड उन्हें वो बॉन्ड्स इश्यू किए, सरकार ने पैसा नहीं दिया, बॉन्ड इश्यू किए बैंकों को। दूसरी बात,
कोई कॉर्पोरेट हाउस का लोन हमने माफ किया हो, एक भी नाम बता दीजिए, एक भी नाम बता, झूठी बात 2,10,000 करोड़ नहीं दिए, यहाँ पे आपकी पॉकेट में है, तो आप तो घटा दीजिए सर, आपकी पॉकेट में है, घटा दीजिए। आपने 2,10,000 करोड़ नहीं दिए एनपीए के तौर पे, घटा दीजिए, आम आदमी को फायदा 9 लाख करोड़। देखिए 9 लाख करोड़ का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन आदि सब में खर्चा किया है। अरे रोड पे चलेगा कोई कैसे? 100 रुपया पेट्रोल के हिसाब से रोड बन रहे जो 11 किलोमीटर। अरे वो मक्खन सड़क पे चलेगा कौन? 80 रुपए आप पेट्रोल बेच रहे हैं। 131 किलोमीटर पर पेट्रोल डीजल का दाम कम करिए, रोड बना दीजिए, चलेगा कौन? सड़कों पे आएगी, साहब मुझे ये बताइए उस रोड पे चलेगा कौन? 80 रुपया 85 रुपया पेट्रोल भरवा के उस मक्खन सड़क पे चलेगा कौन? जब उसको चलेगा पेट्रोल डीजल पड़वाने के जेब में जब पैसे नहीं है तो मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, गाड़ियों में कौन जाएगा? क्या करोगे? हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ेगी, खाना नहीं बनेगा तो सड़कों पे खाना हमारे बनाएंगे, क्या देश की करेंगे? अर्थव्यवस्था दौड़ेगी उस पर। सर देश की अर्थव्यवस्था आप दौड़ाते रहिए। मुझे ये बताइए आम आदमी जो बैठता है सर घर में, वो ये जान के क्या करे, अपना पेट इससे भरे कि हमारा फिजिकल डिफिसिट कितना कम हो गया, हमारे पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। ये आंकड़े पेट्रोल बाइक में नहीं जाते ना सर, पेट्रोल डालना पड़ता है, उसके लिए पैसा निकालना पड़ता है। आम आदमी इससे क्या करेगा इस आंकड़े को? आलू, टमाटर, गेहूं के जो भाव बढ़ेंगे उसको भी नजर रखिएगा क्योंकि इलेक्शन ईयर है। ये बता दूं अर्थव्यवस्था से 19 रुपए कर दी, एक्साइज ड्यूटी कम करो। 20% ऑफ द डेली इनकम ऑफ एन एवरेज इंडियन इज स्पेंट ऑन पर रूपी लीटर ऑफ द पेट्रोल बाई इंडिया। 20% ऑफ एवरी इंडियन। देखिए मैं तो हमारी अर्थव्यवस्था हुई कैसे? ये जो इतने प्रबुद्ध हमारे साथ लोग बैठे थे पैनल में, इनको लोग सुने और समझें कि जब चुनाव आता है तो आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है और उसके बाद किस तरीके से चीजें होती हैं और आंकड़े गिना दिए जाते हैं। अगली बार नेता पहुंचे और रैली में पूछे आपसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो पलट के हां ना मत बोलिए, उनसे पूछिए रोड मैप बताओ कैसे करोगे और सत्ता में आने के बाद क्या करोगे, क्योंकि उसके बाद उनके प्रवक्ता ऐसे ही शो में बैठकर आपको गिनाएंगे कि कैसे आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है। उस आंकड़े से किसी का पेट नहीं भरता। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते हैं ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो कब तक नीचे आती हैं। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। रहम की भीख मांगने वाले पाकिस्तान की